नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता में एक जाना पहचाना नाम है। तो आइए सबसे पहले इनके जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, इनके जीवन परिचय में सबसे पहले अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात 1951 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1955 ईस्वी में विमलेश्वरी देवी से हुआ। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो सबसे पहले इन्होंने पत्रकारिता के कार्यक्षेत्र में कदम रखा जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई। उसी दौरान अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक भी निकलने वाला था, तो इस पत्र में इन्होंने अपनी रचनाओं का प्रकाशन करवाने का इनको सौभाग्य मिला। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, ये उससे जुड़े रहे। कल्पना नामक पत्रिका जो हैदराबाद से निकलती थी, नव भारत टाइम्स और दीनमान नामक पत्रिका में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके बाद अगर सम्मान की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया था। और कौन सी रचना के लिए? लोग भूल गए हैं रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1990 ईस्वी लखनऊ में ही हुआ। तो ये इनके जीवन के बारे में है। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं जिनमें अनेक कविताओं को संकलित किया गया है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रह में दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण और उबे हुए सुखी, इसमें इन्होंने निबंधों को संकलित किया है। तो इन्होंने समकालीन हिंदी काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इसके बाद इनके साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ लेते हैं समय की अवधारणा। देखिए, समय को रघुवीर सहाय जी बहुत महत्व देते हैं। ये मानते हैं कि अगर हम वर्तमान से पलायन नहीं करेंगे तो हम रचना नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन ज़रूर करना होगा। और ये पलायन कोई ज़बरदस्ती ना हो, ये अपनी रुचि से हो, अपनी इच्छा से हो। हम अतीत को ना दोहराएं, यानी अतीत को याद करने की हमें गलती नहीं करनी चाहिए। हमें वर्तमान समय को जीकर आगे बढ़ने की जो हमारे प्रयास है वो करना चाहिए। अगर हम बीते हुए समय में उलझे रहेंगे तो तत्कालीन समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पॉइंट है वैचारिक आयाम। देखिए, वैचारिक आयाम में क्या है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो उनमें विभिन्न प्रकार के विचारों को इन्होंने संकलित किया है। इनके एक विषय से जुड़े हुए विचार नहीं है, अपितु ये आम इंसान से लेकर संपूर्ण राष्ट्र की चिंता अपने रचनाओं में व्यक्त करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की समाज में क्या जगह है, उसे समाज में किस प्रकार से मान सम्मान मिलना चाहिए, समाज में जो आपसी भेदभाव है, जो सामंतों के मध्य और निम्न गरीब वर्ग के मध्य में जो भेदभाव है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ लोकतंत्र का विकास करना इनके विचारों में प्रमुख रूप से शामिल रहा। इसके बाद तीसरा हमारे पास पॉइंट है विद्रोह का स्वर। देखिए, ये तत्कालीन समाज में जो समस्याएं थी उनके प्रति ये बखूबी सचेत थे। इसीलिए इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से और अपने लेखन के माध्यम से विद्रोह का स्वर प्रकट किया है। ये विद्रोह किसके लिए है? ये उन शोषण किए जाने वाले लोगों के विरुद्ध है जो सामान्य गरीब जनता का शोषण करते हैं, उनका दमन करते हैं, उन पर अन्याय करते हैं। उनके प्रति इन्होंने विरोध का भाव अभिव्यक्त किया है। और ये मानते हैं कि जो तत्कालीन बुद्धि वर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस समय संशयवाद से प्रभावित हैं, यानी उनमें निर्णय लेने का उतना उनके अंदर हौसला नहीं है कि वो समाज को बदलाव
बदलाव की तरफ ले जाएं और उसके लिए जो कठोर निर्णय लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसके प्रति भी कवियों का जो आलोचनात्मक रुख था उसको तेज करने में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि हम अगर कवि जागृत नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे तो भी समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। लोगों को जागृत करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसमें जो पूंजीपति और जो लोग थे, जो मनुष्य और मनुष्य यानी मानव और मानव के बीच में जो सामाजिक अन्याय का बोलबाला था उसको भी अपने स्वर के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। उसके बाद आता है मोह भंग की अनुगूंज, यानी मोह भंग का भाव इनके काव्य में देखा जा सकता है। वो मोह भंग किससे है? तत्कालीन व्यवस्था से, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था से। जो सामाजिक मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनके प्रति जो विद्रोह का भाव है या मोह भंग का जो भाव है उसके अनुगूंज अर्थात स्वर, उसके स्वर हमें इनकी रचनाओं में सुनाई देते हैं। यहाँ पर जो शोषक वर्ग है उनकी देखरेख करने वाला कोई भी जो राजनेता है वो नहीं है। सभी अपने अपने जो उनके राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनको सिद्ध करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जो सामान्य वर्ग के प्रति या सामान्य जनता के प्रति या समाज में जो भेदभाव की नीतियां हैं उनके प्रति इनके हृदय में या इनके काव्य में या इनकी रचनाओं में मोह भंग का स्वर सुनाई देता है। इसके बाद है यथार्थ चित्रण। देखिए यथार्थ चित्रण में यानी जैसा देखा वैसा चित्रण इन्होंने किया, और वो किसका किया, चाहे वो भारतीय राजनीति है या तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था है या पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था है, उन सब का जैसा देखा वैसे उन्होंने चित्रण किया है। विशेषकर जो दल बदल की राजनीति है, उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, दल बदल की, यानी अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो व्यक्ति था या राजनेता है वो अपने दल का त्याग करके दूसरे दल में शामिल होने में भी उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं था। तो खासकर जो दल बदल की राजनीति थी और पूंजीवादी सामंती जो व्यवस्था थी उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने अपने लेखन में किया है। उसके बाद आता है जन पक्षधरता, यानी जनता का पक्ष रखने वाले। इन्होंने जो जनता के हृदय में टीस है, पीड़ा है, जो जीवन मूल्यों का खंडित हो जाना है, सामाजिक मूल्यों का हनन है या लोकतांत्रिक मूल्यों का नष्ट होना है, ये सब ऐसे विचार थे जिन पर इन्होंने जनता का पक्ष लिया है। ये मानते हैं कि जनता का पक्ष काव्य के माध्यम से या लेखन के माध्यम से अगर लिया जाएगा तो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनका पर्दाफाश किया जा सकता है, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सकती है। इसके बाद है नारी के प्रति दृष्टिकोण। देखिए नारी को ये दया का पात्र नहीं मानते, ये नहीं मानते कि नारी अबला है, इसीलिए ये नारी के लिए समतावादी विचारधारा अपनाते हैं, यानी समतावाद यानी समानतावाद के ये पक्षधर हैं या समतावाद के ये पक्षधर हैं, और ये मानते हैं कि नारी ना तो वर्तमान समय में अबला है और ना ही दया की पात्र है। अगर हम नारी के लिए दया के भाव दिखाएंगे तो वो हमारी भूल होगी या उससे हम उनके जो अधिकार हैं उन पर चोट करेंगे। इसीलिए हमें नारी को दया का पात्र नहीं मानना, अपितु पुरुषों के समान अधिकार उसे दिलवाने हैं, यही इनका प्रयास था। उसके बाद हमारे पास आता है अकेलेपन का संत्रास। देखिए ये अकेलापन वर्तमान समय का या समकाल का सबसे बड़ी समस्या है। अकेलापन क्यों है? क्योंकि मानव अपनी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण या तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कारण अकेलेपन का शिकार है। कैसे शिकार है? अपने अहम भाव के कारण। जब मानव अहम भाव से ग्रस्त हो जाता है, दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, तो ऐसे में उसे किसका सामना करना पड़ता है? अकेलेपन का। या जो व्यक्ति है वो पूंजीवाद से बहुत अधिक प्रभावित था इस समय में, धन को कमाना उसका प्रथम उद्देश्य है। ऐसे में वो अपने पारिवारिक मूल्यों का त्याग कर देता है या अपने परिवार की जो परवरिश है या परिवार से जो लगाव है, समाज में रिश्तेदारी में जो लगाव है, उसको छोड़ देता है। ऐसे में उसे अपने जीवन में जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है वो है अकेलापन। और तत्कालीन समाज की ये सब एक बीमारी के रूप में ये विचार उभर रहा था, ये समस्या उभर रही थी जिसका समाधान करना ज़रूरी था।
उसके बाद आता है भाषा शैली। देखिए जो रघुवीर सहाय जी हैं, इन्होंने धारा प्रवाह खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। खड़ी बोली हिंदी का इन्होंने प्रयोग किया है अपने लेखन में और अपने काव्य में, लेकिन इसके साथ साथ तद्भव और तत्सम शब्दों को इन्होंने अनदेखा नहीं किया, उनको भी इन्होंने शामिल किया है। गुण की अगर बात करें तो प्रसाद और ओज गुण मुख्य रूप से इनके काव्य में देखे जा सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है इनके काव्य में, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ लोकोक्तियों और मुहावरों को शामिल करने में भी इन्होंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। वर्तमान समय की परिस्थितियों और मांग के कारण इनका जो काव्य है उसमें बौद्धिकता की प्रधानता है, यानी समझने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बौद्धिकता की प्रधानता है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी शैली की बात करें तो वैसे तो इनका जो काव्य है वो संपूर्ण काव्य सहज शैली में है, लेकिन इसको इन्होंने भावों को ध्यान में रखकर शैली का निर्धारण किया है। जो कथ्य है, कथानक है, और इसके साथ साथ जो भाव हैं उनको ध्यान में रखकर इन्होंने शैली का निर्धारण किया। इसीलिए इन्होंने कहीं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया, कहीं आत्मकथात्मक, कहीं वर्णनात्मक, तो कहीं चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। व्यंग्यात्मकता इनके काव्य का सहज और स्वाभाविक गुण है, यानी व्यंग्य किया है तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में अपने काव्य के माध्यम से। तो ये रघुवीर सहाय के साहित्य की साहित्यिक विशेषताएं हमने यहाँ पर की। ये प्रमुख विशेषताओं को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। अन्य कवियों से जुड़े हुए जो हम पहले कर चुके हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके साथ साथ मैं मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।